फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। मी अहमद सुमरो। आज हम डिस्कस करेंगे सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के ऊपर। ये लेक्चर सीरीज़ नंबर 3 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 4 और ये पार्ट 1 है सेक्शन नंबर 4 का, क्योंकि सेक्शन नंबर 4 जो है लेंदी जो है सेक्शन है, डील करता है, कंसिस्ट है 28 डेफिनेशंस के ऊपर। तो इसीलिए मैंने सेक्शन नंबर 4 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन नंबर 1 से लेकर डेफिनेशन नंबर 12 तक। चलो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 4 को। तो बेसिकली सेक्शन नंबर 4 डील करता है डेफिनेशन से, डेफिनेशन क्लास से। तो सेक्शन नंबर 4 में हम जो डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जो टर्म्स पढ़ेंगे, उसकी साथ साथ मीनिंग भी पढ़ेंगे। ये वो टर्म्स हैं जो इस एक्ट में आगे इस्तेमाल किए गए हैं और इन टर्म्स की मीनिंग हमें स्टार्टिंग में ही बताई गई है कि इस एक्ट के पर्पस के लिए ये जो टर्म्स हैं इसकी मीनिंग जो है वो ये होगी। ये टर्म्स की जो मीनिंग है सिर्फ इस एक्ट के लिए है। दूसरे एक्ट की जो टर्म्स होके उसकी दूसरी मीनिंग हो सकती है, बट इसमें जो भी मीनिंग बता रहा है इस डेफिनेशंस की, इस टर्म्स की, वो सिर्फ इस एक्ट के लिए ही है। ठीक है। तो नंबर 1 पे है एग्रीकल्चर ईयर। तो एग्रीकल्चर ईयर सिंपली मीन्स के ये वो ईयर है जो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से। ये क्या है? एग्रीकल्चर का साल जो है, ईयर, वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से। और अगर किसी स्पेसिफाइड एरिया के लिए या थ्रू नोटिफिकेशन या थ्रू अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोई डेट फिक्स करती है कि इस स्पेसिफाइड एरिया का जो है एग्रीकल्चर ईयर इस डेट से स्टार्ट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है एग्रीकल्चर ईयर का कि आपको जस्ट कॉन्सेप्ट ये रखना है कि एग्रीकल्चर ईयर 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चाहे थ्रू अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन वो एग्रीकल्चर ईयर को चेंज भी कर सकती है। अगर कोई इशू है, कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस है, कोई ऐसी सिचुएशन है, तो उस हिसाब से हर चीज़ को मद्देनज़र रख के। फिर 2 में है एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू इस टर्म्स का ये मतलब है कि वो ज़मीनें जिसके ऊपर रेवेन्यू है, जिसके ऊपर रेवेन्यू टैक्स है कि, और उसको डेट भी दी गई है कि आपको 1 जुलाई को ये रेवेन्यू पे करना है, बट आप उस डेट को पे नहीं करते, वो डेट गुज़र जाती है। कौन सी डेट? जो पेएबल डेट है वो गुज़र जाती है, आप रेवेन्यू टैक्स पे नहीं करते, तो वो ज़मीनें क्या है, वो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू में आ जाएंगी कि ये वो ज़मीनें हैं जिसने रेवेन्यू अभी तक पे नहीं किया, टैक्स पे नहीं किया। नंबर 3 में आते हैं असिस्मेंट सर्किल। असिस्मेंट सर्किल जो है हमें सिंपली दे को कहते हैं, दे या ग्रुप्स ऑफ दे हैं, उसको हम असिस्मेंट सर्किल कहेंगे। दे और ग्रुप ऑफ देज वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक होती हैं, उसका रिकॉर्ड भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास होता है। और इन जिस दे या ग्रुप्स ऑफ दे में जो भी ज़मीनें आएंगी, जो ये भी जो लैंड आएंगी, उसकी बखूबी एक जैसे ही रेट फिक्स किए जाएंगे लैंड रेवेन्यू के जनरल गाइड के तहत। उन ज़मीनों के लिए एक ही रेट मुकर्रर किया जाएगा जो दे या ग्रुप्स ऑफ देज में आते हैं। तो ये था असिस्मेंट सर्किल। जस्ट आपको ये ज़हन में रखना है, असिस्मेंट सर्किल मीन्स के दे या ग्रुप्स ऑफ दे तो आप मुझसे अच्छी तरह जानते होंगे, जो विलेज साइड से, जो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड होंगे, तो उसको दे या ग्रुप्स ऑफ दे का जनरली पता होगा। डेफिनेशन नंबर 4 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मीन्स के सिंध बोर्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस्टेब्लिश हुआ था, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957, वेस्ट पाकिस्तान एक्ट नंबर 11 ऑफ 1957। इस एक्ट के तहत जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस्टेब्लिश हुआ था
उसे हम कहेंगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। मीन्स के ओनली सिंध के लिए ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, क्योंकि हम सिंध लैंड रेवेन्यू पढ़ रहे हैं। ये बोर्ड जो है उसका मतलब सिर्फ यही होगा कि ये जो बोर्ड है ये सिंध बोर्ड लैंड रेवेन्यू है। ठीक है, 5 के ऊपर आते हैं, बाउंड्री मार्क। तो बाउंड्री मार्क सिंपली मैं आपको बता दूं कि कोई भी इरेक्शन, चाहे वो ज़मीन के ऊपर निशान हो, मीन्स के वेदर अर्थ, स्टोन और अदर मटेरियल, एनी हेज, अनपल्ड राइड और स्ट्रिप ऑफ ग्राउंड और अदर ऑब्जेक्ट और मार्क, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो सिंपली बाउंड्री मार्क मीन्स के एक ज़मीन है, उसकी बाउंड्री के ऊपर उसकी बाउंड्री का निशान लगाना। वो निशान किसी ज़मीन के में लगा हो, या किसी पत्थर के ऊपर लिखा हो, या किसी दूसरे मटेरियल के ऊपर अगर कोई लिखा हो, तो हम कहेंगे कि ये एक बाउंड्री निशान है। जैसे ही आपने देखा होगा कि रोड के ऊपर क्या है, एक पत्थर लगा होता है, उस पत्थर के ऊपर लिखे होता है कि इतने किलोमीटर्स अभी जो है ये सिटी आएगा, इतने किलोमीटर के बाद। यहाँ विलेज का नाम लिखा होता है। यहाँ तो हम जो है जिसकी ज़मीन होती है उसकी बाउंड्री का निशान भी हम जो है अपनी एग्रीकल्चर फील्ड में लगा देते हैं कि ये मेरी बाउंड्री निशान है, और ये जो है मेरी ज़मीन है, उसके ऊपर हम किसी अर्थ या कोई पत्थर के ज़रिए या किसी दूसरे मटेरियल के ज़रिए हम निशान लगा देते हैं कि ये जो ज़मीन है मेरी है। नेचुरली भी होते हैं या आर्टिफिशियल भी, कभी कभी जो आर्टिफिशियली हम लगाते हैं, कभी कभी नेचुरली भी एक चीज़ आ जाती है बाउंड्री मार्क के ऊपर। और ये काम जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर का काम है कि वो बाउंड्री मार्क्स को स्पेसिफाई करे कि ये जो ज़मीन है, ये जो लैंड है, ये इस शख्स की है, और इधर से इस शख्स की जो है बाउंड्री स्टार्ट होती है। ये अथॉरिटी रेवेन्यू ऑफिसर जो है उसको दी गई है, और वो डिवीज़न ऑफ लैंड को डेजिग्नेट करेगा, बाउंड्री मार्क लगाएगा। अब आते हैं नंबर 6 के ऊपर, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मीन्स सिंपली मीन्स के जब ये एक्ट या इस एक्ट के जो प्रोविज़न हैं वो ऑपरेशन में आए, तो उसको हम कमेंसमेंट कहेंगे। नंबर 7 के ऊपर आते हैं, डिफ़ाल्टर। डिफ़ाल्टर मीन्स के वो शख्स जो ज़मीन का रेवेन्यू पे ना करे, वो शख्स लाइबल है कि वो जो है ज़मीन का जो रेवेन्यू टैक्स है वो पे करे। पर सिंपली डिफ़ाल्टर आप इस शख्स को कहेंगे जो अपनी ज़मीन का टैक्स रेवेन्यू पे नहीं करता, और इसमें डिफ़ाल्टर में वो भी शख्स इंक्लूड है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है एज अ श्योरिटी उस शख्स की कि ये अपने एरियाज़ की पेमेंट पे करेगा। तो ये दोनों शख्स डिफ़ाल्टर में आ जाएंगे अगर आप किसी भी ज़मीन की रेवेन्यू पे नहीं करते, एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू क्लियर नहीं करते, तो वो शख्स कहलाएगा डिफ़ाल्टर। नंबर 8 की तरफ आते हैं, इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस मीन्स कि किसी भी ज़मीन के ऊपर कोई शख्स क्लेम करे या कोई चार्ज लगाए, चाहे वो प्राइवेट ज़मीन हो या थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके ऊपर कोई क्लेम करता है या चार्ज लगाता है, उस शख्स को हम कहेंगे इनकम्बरेंस। नंबर 9, दे मीन्स के एरिया, जो आपको अच्छी तरह पता है, दे एक एग्रीकल्चर एरिया ही होता है जिसे हम जो है दे कहते हैं। तो दे इंक्लूड मीन्स के एनी एरिया, मीन्स के वो एरिया जिसका रिकॉर्ड ऑफ राइट अलग बने। एक दे है उसका रिकॉर्ड ऑफ राइट सेपरेट है, या उस एरिया का या उस दे का लैंड रेवेन्यू जो है वो टैक्स जो है सेपरेटली कलेक्ट किया जाए। या आप ये कह सकते हैं कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है जनरल रूल या स्पेशल ऑर्डर के तहत किसी एरिया को डिक्लेयर कर दे ये एक दे है, तो वो एरिया दे में इंक्लूड होंगे। ठीक है,
अब आते हैं नंबर 10 के ऊपर होल्डिंग। तो सिंपली होल्डिंग आप शेयर भी कह सकते हैं, या कोई देह उसका कोई पोर्शन जो एक या दो से ज़्यादा उस लैंड के ओनर हो। मीन्स के जो लैंड ओनर है वो दो हो या दो से ज़्यादा हो जॉइंटली, तो हम उसको कहेंगे कि वो सब होल्डिंग है। मीन्स के इस ज़मीन में, इस पोर्शन ऑफ डे में शेयर्स हैं, दो या दो से ज़्यादा लैंड ओनर है इस ज़मीन के, तो उसको हम होल्डिंग कहेंगे। 10A इरीगेटेड लैंड। मीन्स ये वो ज़मीनें हैं जो आबाद हो। मीन्स आबाद ज़मीनें हो, ज़रखेज़ ज़मीनें हो, वो आबाद हो थ्रू केनाल के ज़रिए या थ्रू ट्यूबवेल के ज़रिए या किसी आर्टिफिशियल मीन के ज़रिए वो ज़मीनें इरीगेटेड हों, मीन्स के आबाद हों, तो उस ज़मीन को हम इरीगेटेड लैंड कहेंगे। 11 कॉन्गो। कॉन्गो मीन्स ये एक शख्स होता है जो तपेदार की सुपरविजन में होता है, तो उस शख्स को हम कॉन्गो कहेंगे। कॉन्गो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, आपको पता चल जाएगा कॉन्गो का क्या काम है, क्या काम करता है। तो आपको जसली मीन्स ये रखना है कि ये वो शख्स है जो तपेदार के सुपरविजन में होता है। 12 की तरफ आते हैं लैंड ओनर, लैंड लॉर्ड। तो लैंड लॉर्ड मीन्स के ये वो शख्स है जो अपनी ज़मीन किसी दूसरे शख्स को दे रहा है या किसी हारी को दे रहा है, किसी दूसरे शख्स को या किसी हारी को दे रहा है थ्रू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत, और वो शख्स जो टेनेंट है वो लायबल है कि वो उस ज़मीन का रेंट पे करेगा। ठीक है, तो प्रेडिसेसर और सक्सेसर इन इंस्टेड ऑफ सच पर्सन। तो जो लैंड ओनर है उसको रेंट मिलेगा, उसको उस चीज़ की ज़मीन का पे मिलेगा, तो वो थ्रू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसने किसी को दी हुई है, तो वो कहलाएगा लैंड लॉर्ड। ठीक है, ये थी हमारी आज की लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना।